हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, और ये चैप्टर आपके कम्प्लीटली आपके कोर्स में है अवेलेबल, कोई भी इसमें टॉपिक डिलीटेड नहीं है, तो मैं इसको कम्प्लीटली ही आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन में आपका इतना ये दिया हुआ है कि आप इन्वायरमेंट से समझते क्या हैं। पहले आप बताइए, इन्वायरमेंट मीन्स आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हों, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हों, चाहे वो कुछ भी हो आपके आसपास, वो सब आपके इन्वायरमेंट में कवर अप होता है। ठीक है, अब क्या है कि हमने 9th क्लास में बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़ी थी, आपको याद होगा। वो बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या थी, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो रही है कार्बन की, है ना, डिफरेंट डेरिवेटिव्स में चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब है एक साइकिल क्रिएट होती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, तो मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होते रहते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, नाइट्रोजन है, ये सब। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझेंगे सबसे पहले, कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड अवर वेस्ट टू आवर इन्वायरमेंट। हम कोई भी वेस्ट इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है ना। और फिर उसके बाद इकोसिस्टम में आपका फूड चेन और फूड वेब्स 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हम जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इन्वायरमेंट है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ living components which is called as biotic components, and non-living components they are called as एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो मैंने क्या बताया आपको, इन्वायरमेंट में हमारे दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग थिंग्स होती हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जो लिविंग होते हैं वो होते हैं हमारे बायोटिक, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि सनलाइट, जैसे कि आपका वाटर, है ना, आपके एनवायरनमेंट में एयर है, ये सब क्या है, आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और इनको हम बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद ओके, चलिए, तो अभी ओके, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऐड अवर वेस्ट, मैंने आपको भी बताया कि क्या होता है जब हम कोई वेस्ट है हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, और उस वेस्ट का होता क्या है ना, वो कितना अफेक्ट करता है हमारी इन्वायरमेंट को। तो देखिए, मैं एक्टिविटी इस वीडियो में नहीं कवर अप करूँगी। एक्टिविटी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगी वो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इस चैप्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप करने वाली हूँ। एक्टिविटीज़ में के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए, हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी हम फूड खाते हैं वो सब का सब एंजाइम डाइजेस्ट करता है, बिल्कुल करता है। जैसे ही हम खाते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो सलेवरी अमाइलेज सबसे पहले एक्ट करता है, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करता है। उसके बाद बुलस बनता है ना, ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, और वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब देखिए आप कि स्पेसिफिक एंजाइम हमारी बॉडी में चाहिए होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। बट क्या आपने सोचा है कि कभी आप कोल
को खाएंगे तो कभी वो डाइजेस्ट हो पाएगा? प्लास्टिक को खाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम हमारे इन्वायरमेंट में नहीं अवेलेबल है। तो क्या होता है कि many human made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. So these material will be acted upon the physical processes like heat and pressure. तो हम इनको कैसे डिज़ोल्व करते हैं? हीट और प्रेशर से, बट अंडर एम्बियंट कंडीशन फाउंड इन अवर इन्वायरमेंट। और ये जो प्लास्टिक्स है ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, नेगेटिवली अफेक्ट होता है। ठीक है। सब्सटेंसेज दैट इज ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। तो जो सब्सटेंसेज जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब भी ब्रेक डाउन करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, तो उनको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेशंस इनकी याद रखनी है। द सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस दे आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और द सब्सटेंस दैट आर नॉट broken down by any manner they are called as non biodegradable substances। ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर टाइम के लिए हमारे इन्वायरमेंट में हो रहते हैं उसी फॉर्म में, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज ईजिली ब्रोक हो जाते हैं, हम उनको एज एन मैन्योर, जैसे आपका किचन वेस्ट है ना, हमारे घर में जितना भी किचन वेस्ट होता है और जितने भी हमारे घर में डोमेस्टिक में या फिर कैसे भी हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इजीली सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। और इनका हमारे इन्वायरमेंट पे ऐसा कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, इनको हमें एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन करवाना होता है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगी। इकोसिस्टम इज़ द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। मैंने क्या बताया, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन इकोसिस्टम को बनाता है। और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। और ये जो टर्म है ये सर आर्थर करके कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। ठीक है, उन्होंने ये टर्म डिस्कवर की थी, तो सॉरी उन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, तो इसीलिए इकोसिस्टम हम वर्ड यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इकोसिस्टम में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। इकोसिस्टम ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, microorganism and human beings as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance। ठीक है, जितने भी हमारे ह्यूमन प्लांट्स हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, अभी बताया मैंने, है ना। तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म in an area together with the non-living constituent of the environment form a ecosystem. So ecosystem consists of biotic components comprising living organism and abiotic components comprising of physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals, air, etc. ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ इकोसिस्टम का, जैसे मान लीजिए इफ़ यू विजिट अ गार्डन। अब अगर आप गार्डन विजिट करते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे ग्रास, ट्रीज़, है ना, रोज़, जैस्मीन, है ना, फ्लावर्स देखेंगे, इंसेक्ट्स देखेंगे, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सब इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic factors। क्योंकि abiotic factor जैसे टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो ये अकॉर्डिंगली फिजिएबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करते हैं जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एबायोटिक फैक्टर्स इन पर भी अफेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम को बनाता है। तो अ गार्डन इज़ अ इकोसिस्टम।
अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑल्सो प्रेजेंट लाइक फॉरेस्ट हो गया आपका, पॉन्ड्स, लेक, ये सब भी इकोसिस्टम है, ये सब भी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। तो देयर आर नेचुरल इकोसिस्टम, ये तो था आपका नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये जो गार्डन है, क्रॉप फील्ड है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो कि ह्यूमन मेड, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। तो कहने का मतलब है दो टाइप के इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम प्रेजेंट नेचुरली, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, ये सब आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। बट आर्टिफिशियल, द इकोसिस्टम विच इज़ मैन मेड, दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्वेरियम, गार्डन्स एक्सेट्रा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब एबायोटिक फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। चलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपकी एक्टिविटीज़ और आपके ये क्वेश्चंस, इसके लिए एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। देखिए अब आप यहाँ पर 3 टर्म्स आई हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म और वी कैन से producers are which can make their own food such as plant, blue green algae etc, है ना। ये प्लांट्स जितने भी हैं आपके, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब प्रोड्यूसर्स होती हैं, है ना। दे मेक देयर ओन फूड, है ना। द प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स विच कैन मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। एंड इन कंज्यूमर देयर आर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है आपका एक और टर्म है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ईट फ्लैश, है ना, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओमनिवोर्स दैट कंज्यूम both plants and animals. Parasite that live inside depend upon living host. Saprophyte that feed on dead remains of plants and animals. तो ये सब टर्म्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसमें चैप्टर में यही है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी they can produce their own food by photosynthesis. So that is why they are come in the category of प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। और डीकम्पोजर्स भी पढ़ेंगे हम, डीकम्पोजर्स का क्या काम होता है। चलिए, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड कंज्यूम करते हैं, किससे? प्रोड्यूसर्स से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। कंज्यूमर को हम क्लासीफाई करते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो कि मीट खाते हैं, फ्लैशी एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। और ओमनिवोर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कि एज एन होस्ट ट्रीट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, वहीं पर रहते हैं, उन्हीं से फीड करते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी आती है कंज्यूमर्स के अंदर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। द ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई break down the dead remains and waste product of organism, and these microorganism they are called as, they are the decomposers. Decomposers क्या करते हैं? They break down the organic substance into simple inorganic substances, है ना। They are present inside the soil and they are this inorganic substance then goes into the soil and it is easily consumed by the plants. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि डीकम्पोजर्स का क्या काम है? डीकम्पोजर्स का काम ये है कि वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं, और ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
सॉइल की थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स इनको कंज्यूम करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये था हमारा डीकम्पोजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मेन टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, फूड चेन। फूड चेन एंड फूड वेब्स। सबसे पहले फूड चेन क्या है? फूड चेन इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्डर है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। ठीक है। देयर आर वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफ़र। ऑब्वियसली जब कंज्यूम करेगा तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ये प्लांट है, प्लांट को कंज्यूम किसने किया? डियर ने। डियर को कंज्यूम किसने किया? लॉयन ने। तो इसकी जो एनर्जी है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगी, वो हम पढ़ेंगे अभी इसमें डिटेल में। ठीक है। लॉस हो जाएगी और कुछ जो एनर्जी होगी वो इसको ट्रांसफ़र होगी। फिर इसके अंदर जो एनर्जी है वो इसको कंज्यूम करेगा, तो ये कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी और बाकी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। कितने % ट्रांसफ़र होती है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फूड चेन के। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके भी सुन सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि देयर आर वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफ़र एट द ईच लेवल। अब जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो हर एक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है, तो उस लेवल को बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ये हमारा एक ट्रॉफिक लेवल है, ये हमारा अगला ट्रॉफिक लेवल है। उसके बाद एनर्जी हमेशा जो ट्रांसफ़र होती है वो यूनी डायरेक्शनली होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनली ट्रांसफ़र होती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फूड चेन के? पहला, the flow of energy is unidirectional from producer to consumer. Second है there are generally 3 or 4 trophic levels. Third है it is always straight. Fourth है organism can occupy different trophic level in different food chain. उसके बाद है, चलिए देखते हैं यहाँ पर, each step or level of the food chain forms a trophic level and the autotrophs or the producers are at the फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। ठीक है। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी। अब ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को एंड मेक इट अवेलेबल। सोलर एनर्जी फिर उसके बाद इसके अंदर कंज्यूम होती है, उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी को अगले नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है। स्मॉल कार्निवर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड एंड द लार्ज कार्निवर और द टर्शरी कंज्यूमर फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। नाउ हमें पता है फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं, है ना, वो हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, है ना। अब खुद को एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है ना। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट ऑफ सिस्टम टू अनदर। द ऑटोट्रॉफिक कैप्चर द एनर्जी present in sunlight and converted into the chemical energy, and this energy support all the activities of the living world. Now from autotrophs the energy goes to एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? ऑटोट्रॉफ से आपका हेट्रोट्रॉफ्स में और हेट्रोट्रॉफ से आपका डीकम्पोजर्स में। ठीक है। जब ये एनिमल्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद डीकम्पोजर्स में। तो द एनर्जी गोज़ टू द हेट्रोट्रॉफ्स एंड डीकम्पोजर्स, है ना। चलिए उसके बाद है आपका, अब आया है आपका मेन पार्ट। ये देखिए बड़ा पिरामिड बनाया हुआ है यहाँ पर। ट्रॉफिक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है। अच्छा ये तो था हमारा फॉरेस्ट में, ये वाला जो ए पार्ट है ये हमारा फॉरेस्ट में है। अब ग्रास लैंड में देखिए, ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट्स ने। इंसेक्ट्स को किसने खाया? फ्रॉग्स ने। फ्रॉग्स को किसने खाया? स्नेक्स ने। एंड स्नेक को किसने खाया? ये आई थिंक बाज या फिर ईगल ने, आई थिंक ये ईगल है। ठीक है। ईगल ने खाया।
उसके बाद नेक्स्ट है आपको पॉन्ड के अंदर। देखिए पॉन्ड के अंदर क्या होता है कि ये भी एक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इसको किसने खाए? क्रैब्स ने खाया, क्रैब्स को फिश ने खाया, फिश को स्वैन्स ने खाया। तो कहने का मतलब है ईच ट्रॉफिक लेवल पे आप देखिए एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर मान लीजिए, अब सोचिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से डियर को हटा दिया, डियर अगर ख़त्म हो जाते हैं, है ना, इस दुनिया से अगर डियर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या होता था, डियर क्या खाते थे? प्लांट। तो प्लांट के लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना, प्लांट का लेवल बढ़ जाएगा। और लॉयन, अगर लॉयन को खाना नहीं मिलेगा, डियर है ही नहीं, तो लॉयन को खाना कहाँ से मिलेगा? अगर लॉयन को खाना नहीं मिलेगा तो डियर भी ख़त्म होते चले जाएंगे और प्लांट्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है, ये सब मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, है ना, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो सब एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था। चलिए ये पढ़ते हैं हम लास्ट पार्ट, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसका, द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द environment has been extensively studied and it has been found that, तो बहुत सारा फ्लो जो है एनर्जी का वो हम इसमें पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखिए मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि 10%, लिखिए अपने कॉपी के अंदर, 10% लॉ इज़ फॉलोड इन एनर्जी ट्रांसफ़र। द 10% लॉ फॉलो होता है इस एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर बाय, इट इज़ गिवन बाय रेमंड। रेमंड एक साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था। दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, दिस लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। उसने कहा था कि एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहती है। उसके बाद द रिमेनिंग 90% विल बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल इन द डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, है ना, रनिंग एक्सेट्रा। देयरफॉर देयर आर 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक है, इसीलिए 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं फूड चेन के अंदर। ठीक है, उस देखिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पर इस वाले प्रोड्यूसर्स में मान लीजिए यहाँ पर देखिए 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 10,000 जूल ऑफ एनर्जी था। ठीक है, यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा? उसका 10% ही जाएगा। 10,000 का सिर्फ 10% जाएगा, कितना जाएगा? 1,000। उसके बाद यहाँ पर कितना जाएगा? 100 जूल। उसके बाद इस पर कितना जाएगा? 10 जूल। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का लेवल भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इसका मैं अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।